बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद रखे। शुक्र है अल्लाह ताला ने, अब आपको काफ़ी बेहतर हालत हो गई आपकी। 2-3 दिन तो हमें बड़ा परेशानी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज माँ जी फिर हमारे साथ हैं। आज हम जो हमारे मुकाबले का इम्तिहान देने वाले बच्चे हैं, उनके लिए बाकायदा उनकी हेल्प करने का आगाज़ कर रहे हैं, जो जिस काबिल हम हैं। माँ जी ने सारी ज़िंदगी ए लेवल, ओ लेवल और जो हमारी दीगर क्लासेस हैं, उनको इंग्लिश और उर्दू पढ़ाई है। आज हम माँ जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें सबसे पहले वो हमें गाइड करें इंग्लिश के बारे में। सीएसएस में जो हमारे बच्चे अपेयर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा का मसला ही अंग्रेज़ी होता है। हम लोग जो कि टाट स्कूलों से पढ़े होते हैं, जो कि बुनियादी सरकारी तालीमी इदारों से पढ़ के आए होते हैं, शायद हमारी अंग्रेज़ी उतनी बेहतर नहीं होती जितनी बेहतर होनी चाहिए। कुछ हमारा सिलेबस का भी फ़र्क होता है। हमें हम समझते हैं कि अगर किसी को टेंस आते हैं, किसी को कोई बुनियादी चीज़ें आती हैं, तो वो अंग्रेज़ी में बहुत काबिल है। जबकि अंग्रेज़ी दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और सबसे ज़्यादा रिफाइंड ज़बान है। माँ जी, आपने कमो बेश कितने साल अंग्रेज़ी पढ़ाई? सारी ज़िंदगी गुजर गई यही करते हुए, इसी दश्त की सियाही में। तो बात यह है कि बेटा ये बात जो है ना, ये बिल्कुल इस हिसाब से मैं इसको गलत कहती हूँ कि भी ए लेवल की अंग्रेज़ी या ओ लेवल, खैर ए लेवल का बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, तो ओ लेवल का भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। लेकिन दूसरे लोग जो जैसे कि हम लोग जिन लोग स्कूलों से हमने पढ़ा है, अगर हमें बुनियाद हमारी अच्छी हो जाए ना, बुनियाद दोनों साइड्स पर अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो ओ लेवल हो चाहे वो दूसरे स्कूल्स हों, दोनों में बुनियाद का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं पढ़ रही थी तो एक एमए की वो थी, एमए की लड़की थी इस्लामियात की, और ऐसे का पेपर था और वो रट रही थी इस्लाम और सोशलिज्म। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ऐसे भी रटा जाता है। तो जबकि हम वैसे ही फिर रहे थे कि अल्लाह जाने, ऐसे तो अनसीन। तो मुझे अपने पेपर से ज़्यादा उसकी, जब मैं वापस आई तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पेपर बताओ, तुम्हें वही आया ऐसे इस्लाम और सोशल जो तुम लोग रट रहे थे? कहते नहीं वो नहीं आया। फिर हमने वही लिखा। क्यों? जैसे क्यों लगवाया था? तो मतलब ये है कि ऐसे तो रटने की चीज़ है ही नहीं आप जो उसकी। हाँ जी। आप जो कंपोजिशन है या प्रेस, आप यूँ समझें, हम ना ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ना हाँ इंग्लिश जी, की बिल्कुल। बुनियाद अच्छी हो। मैं आपने समझती, मुझे हाँ। कहा था कि आप ये रेनन मार्टिन की ग्रामर पढ़ा करें। हम्म। मैं आजकल ये ग्रामर पढ़ रहा हूँ। आप और क्या बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई बच्चा अपनी अंग्रेजी की बुनियाद बेहतरीन बनाना चाहता है, भले वो उसका ताल्लुक किस स्कूल सिस्टम से रहा है, ऐसा अब वो एक इम्तिहान देना चाहता है नौकरी के लिए, मुकाबले के लिए। हाँ, तो फिर उसको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र कितनी हो गई है या बाज़ार मेरी एजुकेशन कितनी हो गई है। अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है तो उसको बिल्कुल शुरू में अपनी बुनियाद को सबसे पहले दुरुस्त करना है। उसको बिल्कुल पहले ये देखना है कि जैसे मिसाल के तौर पर पहली ईंट जो है वो दुरुस्त रखनी है। वॉवल्स क्या है? अगर वॉवल्स हैं तो फिर बाकी जो लफ्ज़ बच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आमतौर पर मैंने देखा है कि कभी भी कोई आता है तो मैं पूछती हूँ वॉवल्स तो है, चलो ठीक है, तो जो बाकी लफ्ज़ रह गए हैं वो क्या है? तो कहते हैं जी वो हमें नहीं पता। तो उनको जो हमें पता है कि उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अब है कि वॉवल्स के लिए, वॉवल्स का क्या भाई मकसद है? वॉवल्स का मकसद ये है कि जहाँ वॉवल आएगा उससे पहले एन लगाना होता है। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि आवाज़ अगर वॉवल होगी तो फिर भी एन लगाना होगा, और अगर आवाज़ वॉवल नहीं है तो बेशक भले दो लगे हों वॉवल्स, फिर भी हम एन नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर इज एन ऑनेस्ट मैन, सबसे पहले तो इश लगाया, तो एज तो सब वॉवल नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एज है और ओ से आवाज शुरू हो रही है, तो ओ जो है वो चूंकि वॉवल है तो इसलिए हमें एज को इग्नोर करके एन लगाना पड़ेगा। इसी तरह यूरोपियन है, ही इज द यूरोपियन, यूरोपियन। अब ई भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, लेकिन इसके बावजूद हम एन नहीं कह सकते, हम आ कहते हैं क्योंकि आवाज़ जो है वो वॉवल नहीं है। तो हमें बिल्कुल यहाँ से शुरू करना है कि वॉवल्स क्या हैं, उसके बाद हमें आहिस्ता आहिस्ता आना है कि वर्ब क्या होता है, और एक जो है जुमले के जो उसमें फीचर्स हैं, जुमले के जो एलिमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जुमले के जो जुज़्व हैं वो है कितने, वो 8-9 है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं सबसे पहले वर्ब है, तो वर्ब आपको पता है कि जो आर वो इसके वॉवल के बाद इस्तेमाल होती है
اس کو منہ سے نکالا نہیں جاتا. ہم ورب نہیں کہتے, ہم ورب کہتے ہیں, کیونکہ آر سے پہلے ای آیا ہے. تو ورب جو ہے, ہم ورب کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی یہ ورب ہے. تو ورب کا مطلب کیا ہے؟ فعل, کام, جس کو مصدر ہم فارسی میں کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کرنا, آنا, جانا, کھانا, پینا. تو نون الف نا اردو میں آخر میں لگتا ہے, فارسی میں اکیلا نون لگتا ہے, اور انگریزی میں اس ورب سے پہلے ٹو لگتا ہے. جس طرح ہم نے نون الف نا کو کاٹ دینا ہے اور اپنی مرضی سے اس کو جملہ بنا دینا ہے. مثال کے طور پر چاہنا, تو ہم کہتے ہیں میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں, نون الف نا ختم ہو چکا ہے. اسی طرح ورب کا ٹو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ورب کی بھی بیٹا جی دو ہیں, اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ریگولر ورب اور ایک ہے ارریگولر ورب. ریگولر ورب جو ہے وہ اس کے پیچھے ای ڈی آئے گا, جیسے پلے پلیڈ پلیڈ, ڈانس ڈانس ڈانسڈ, ورک ورکڈ ورکڈ. لیکن جو ارریگولر ہے اس کے پیچھے ای ڈی نہیں آئے گا, بس یہی اس کی پہچان ہے. وہاں ای ڈی آتا ہے, یہاں ای ڈی نہیں آتا. مثلا رن رین رن, پٹ پٹ پٹ, ڈرنک ڈرانک ڈرنک. تو ورب کی آپ کو پتہ ہے کہ 3 فارمز ہیں. فرسٹ فارم ہے, سیکنڈ فارم ہے, تھرڈ فارم ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے انگریزی کی بلڈنگ بنانی ہے اور ہمارے پاس ووکیبلری نہ ہو. جی تو ہمارے پاس ووکیبلری ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں ورب یاد کرنا بہت ضروری ہے. ورب کی 3 فارمز یاد کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اب اگلا جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب کیا ہے. ہم سبجیکٹ لگاتے ہیں. سبجیکٹ, اب ایک جملہ ہے مثال کے طور پر علی از پلئنگ, تو علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور از پلئنگ جو باقی حصہ ہے وہ پریڈیکیٹ ہے, وہ پریڈیکیٹ ہے. اب یہ دونوں جہاں ورب ہوگا, جہاں ہوگا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہوگا, اس کو آپ کہیں گے کلوز. اور جہاں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوں گی لیکن الفاظ کی معنی ہمیں سمجھ آ رہی ہو, جیسے ایٹ دا ڈور, اس میں سبجیکٹ بھی نہیں ہے لیکن ہمیں سمجھ آ گئی ہے یہ بات کیا ہے, ایٹ دا ڈور, تو ہم کہیں گے کہ یہ فریز ہے. تو وہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو پوری طرح بات کو واضح کر دے اور کلیئر کر دے, اور اس میں سبجیکٹ بھی ہو اور اس میں ہیلپنگ ورب بھی ہو, جس کو پھر سارے حصے کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں, پورے کا پورا ہو تو ہم اس کو پھر سینٹینس کہتے ہیں. تو سینٹینس جو ہے اس کے لیے ورب ہونا ضروری ہے, اس کے لیے ہیلپنگ ورب ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں آبجیکٹ بھی ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ورب ٹینس کے مطابق ہوتا ہے. تو اب یہ تقریباً روز کے اب ٹینسز ہیں, آگے پھر ٹینسز آ جاتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو ہاں تفصیل میں بھی جائیں گے. ہاں جی. آج میں نا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج چونکہ ہماری اس معاملے میں پہلی ویڈیو ہے, آپ کے خیال میں نا کوئی 2-4 اچھی بکس بچوں کو بتا دیں جو گرامر ان کی بہتر کر سکیں. اور دوسرا تھوڑا سا ان کو ہنٹ یہ دیں کہ ابھی آج کل بھی کافی جابس کے امتحانات آئے ہوئے ہیں, بچے امتحان دے رہے ہیں. میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے وہ ایسے بھی نا یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسے کوئی یاد کرنے کی چیز ہے, یا اور اگر آپ کوئی مضمون کی تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز یاد کر کے لکھنی چاہیے؟ انگریزی سیکھنے کا بہترین طریقہ انگریزی بولنا ہے, یا کسی کتاب میں سے انگریزی کا وہ متعلقہ جو چیز آپ سمجھنا چاہتے ہیں وہ انگریزی پڑھ کے بولنا لکھنا ہے؟ ٹھیک ہے, اپنی جگہ پر بہت زیادہ ضروری ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے لکھنا ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ایسے تو ہم نے لکھنا ہے, بولنا نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے جب میں خود پڑھتی تھی تو اللہ کا شکر ہے, اللہ پاک نے میری بڑی عزت رکھی ہوئی تھی. لیکن میرے ٹیچر مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ تو نمبر تو تم نے بہت لے لیا لیکن تمہارا جو ہے نا ایسے وہ ریلیونٹ نہیں ہے, ارریلیونٹ ہے. اب مجھے یہ کوئی نہیں بتاتا تھا کہ میں کروں کیا. جی لیکن جو میں نے پھر آخری اپنا امتحان دیا اس میں اللہ کا شکر خدا نے خود ہی میرے اوپر وہی نازل کر دی کہ کرنا کیا ہے, کہ سب سے پہلے آؤٹ لائن بنائیں. آؤٹ لائن. اگر آپ نے آؤٹ لائن بنانا سیکھ لیا, آپ ایسے میں مار نہیں کھا سکتے. اسی کو ہم پلاننگ کہیں گے. اگر آپ نے پلاننگ سیکھ لی ہے کہ ایسے جو ہے اس کا راستہ کیا ہوگا, پہلا اسٹیشن کون سا ہوگا, دوسرا کون سا ہوگا, اور آہستہ آہستہ ہم اگر ملتان سے لاہور پہنچے ہیں تو ہم ایک چھلانگ لگا کر نہیں پہنچیں گے, راستے میں اسٹیشن آتے جائیں گے اور ہم آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے. بالکل اسی طرح پلاننگ ہے, ہمیں بالکل اس کو سٹارٹ لینا ہے, اس کا تعارف کرانا ہے, اس کے بعد ہم نے اس کو آگے بڑھتے جانا ہے, اور آخر ہم نے ایک بالکل لاجیکل ڈیسٹینیشن پر اور گول پر پہنچ جانا ہے, اور وہی ہمارا اس کا اینڈ ہوگا. تو پلاننگ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ظاہر ہے کہ ٹینسز کا خیال رکھنا, ووکیبلری اچھی ہونا, یہ سب بہت ضروری ہے. اس کے لیے ریڈنگ میں بہت ضروری ہے. ایک ایڈیومیٹک انگلش کیا ہوتی ہے یا کوئنز انگلش کیا ہوتی ہے,
थोड़ा इस बारे में हमें ब्रीफली बताइए. इडियोमेटिक इंग्लिश तो यही होगा ना कि जैसे आप देखें ना, मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि मेरा घर उसके घर के करीब है, तो मैं कहूँगी विद एन एस, विद एन एस. सही. तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हम एक इडियम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है. भाई वो बहुत शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कहते हैं जी ये ब्लू ब्लड है उसका. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो खैर एक ज़रा एडवांस्ड स्टेज आ जाती है, लेकिन उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपको इडियम्स भी आने चाहिए. और अब जैसे कि मॉडर्न जो इडियम्स हैं वो इतने ज़्यादा बदल चुके हैं कि हमारे जैसे पुराने लोग जो हैं वो उनके साथ भी कोप अप नहीं कर सकते. तो उसके लिए बस यही है ज़रूरी कि आप बस पढ़ें और पढ़ें. थोड़ा सा ना हमें एक किताब बता दीजिए. ये रैनवन मार्टिन बड़ी अच्छी किताब है. एक हमें ना कोई ऐसा अंग्रेजी राइटर बताइए जिसने बहुत खूबसूरत ऐसे लिखे हों और जो बच्चे ऐसे का इम्तिहान देना चाहते हैं जैसे बेकन वो है. उसके ऐसे पढ़ेंगे. बेकन के एसेस जो थे हमारे ज़माने में, तो वो थे, आप पता नहीं कितने लोग आ चुके होंगे, लेकिन ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड. मैं ये नहीं कहती कि हम आउटडेटेड हैं, हम ये नहीं कहते, और ना ही किसी को आउटडेटेड होना चाहिए. ये तो एक दरिया का पानी है जिसको मुसलसल चलते रहना चाहिए, और जो ही पानी रुकेगा वो स्टैगनेंट हो जाएगा और पानी बदबू मारने लग जाएगा, और वो जो है वो ठीक नहीं रहेगा. तो जो बूढ़े हैं, जो नहीं बूढ़े हैं, बहरहाल उनको अपने करंट जो है रो जो है उसके साथ साथ हमें चलना है. तो अब मज़ीद बहुत सारी किताबें आ गई होंगी, लेकिन हमारे ज़माने में बेकन बहुत ज़बरदस्त लिखने वाला था. रसल जो है उसका भी बहुत अच्छा होता है, ज़ाहिर है बहुत अच्छे. हक्सले बहुत अच्छा था. तो कौन जी? हक्सले बहुत अच्छा था. जी. एक ना अंग्रेजी शायर भी बच्चों को सजेस्ट कीजिएगा जो बच्चे अभी अंग्रेजी सीखना तो शुरू बहुत कर रहे जो हैं. मैं एक अंग्रेजी शायर. यस, जो बहुत आसान लिखता है, जी. वो तो जो पुराने शायरों में से है, जो रोमांटिक एज में है, वो तो वर्ड्सवर्थ ही है, जो Wordsworth. इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. उसमें कोई इतनी डीप फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ हम ये जान लें कि वो नेचर के ऊपर लिखता है, तो उसमें ज़रा डीप हो जाता है. अदरवाइज उसका कोई इतनी ज़्यादा गहराई उसमें नहीं है. लेकिन बाकी फिर जो शायर हैं फिर उनमें ये देखना पड़ता है. बहुत मेहरबानी. इंशाल्लाह इस इशू पे हम तफसीली गुफ्तगू भी आइंदा दिनों में करेंगे. मैं जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ता रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने CSS का इम्तिहान भी दिया, अगर कि उसमें मेरी एलोकेशन नहीं हुई, मैं पास बहरहाल हो गया था. और अल्हम्दुलिल्लाह PMS के पहले बैच में मेरी पोजीशन थी. तो मेरा जो ज़ाती तजर्बा है ना, माँ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बाज़ औक़ात छलांग लगाने के चक्कर में पड़ जाते हैं. किसी भी चीज़ के लिए छलांग लगाना शायद आपको मंजिल पे उस तरह नहीं पहुंचा सकता जैसे आपको मंजिल पे पहुंचना चाहिए. तो आप बिल्कुल परेशान ना हो. जो बच्चे भी इम्तिहान देना चाहते हैं वो अल्लाह ताला ने हर आदमी को अक्ल दी है और ज़िंदगी में आप हमेशा सीख सकते हैं. बुनियादी चीज़ों से आगाज़ कीजिए. डॉन अखबार या अंग्रेज़ी का कोई और अच्छा अखबार, उसका मुतालिया ज़रूर कीजिए. उर्दू का भी कोई अखबार ज़रूर पढ़िए. अखबार पढ़ना वैसे भी पुराने लोगों का पसंदीदा मरहल काम था. लोग बहुत शौक़ से अखबार पढ़ते थे, अपने दिन का आगाज़ अखबार बीनी से करते थे. और तसल्ली रखिए, सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपको ज़िंदगी में कामयाब करेगी वो अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला के बाद आपका अपने आप पर यकीन है. दुआएं लीजिए, दुआओं से बड़ा फ़र्क पड़ता है. ये इंतहाई लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला के नबी की सही हदीस है कि दुआ तकदीर को बदल देती है. तो अगर आप मुकाबले का इम्तिहान देना चाह रहे हैं, नौकरी का इम्तिहान देना चाह रहे हैं, तो मेरी बात लिख लें. लाखों लोग होंगे, उनकी मेहनत भी फ़र्क डालेगी और उनके लिए की गई दुआएं भी फ़र्क डालेंगी. अल्लाह ताला करे आपके साथ, आपके वालिदैन की, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब की, आपके पड़ोसियों की, आपके दोस्तों की दिली दुआएं हों. दुआएं लीजिए और पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कुछ करने का अज़म रखिए. अल्लाह ताला हम सब को दूसरों के लिए बेहतर बनाए. इंशाल्लाह कल फिर इंग्लिश पे ही हम बात करेंगे.